हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को ज़रूर कंप्लीट देखना आप बच्चे, जैसे आप सभी बच्चे देखते भी हो डेफिनेटली। और चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस की, तो आपके हर एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आप चाहे एसएससी सीएचएसएल दें, सीजीएल दें, सीपीओ दें, स्टैनो दें, हर एक एग्जाम के अंदर एसएससी के हर एग्जाम के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम्स में भी आता है, आपके सीडीएस एनडीए के एग्जाम्स में भी आता है। इन सब एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, इन सब के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जामिनर एक पार्ट को, सेंटेंस के अंदर एक पार्ट को अंडरलाइन कर देगा। जितने पार्ट को अंडरलाइन कर देता उतने पार्ट के लिए नीचे रिप्लेसमेंट डाल देगा। कभी कभी वो चारों रिप्लेसमेंट डाल देता है, वहाँ वो ये क्लियर कर देता है कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। कभी कभी रिप्लेसमेंट 4 की जगह 3 डाल देता है और एक ऑप्शन डाल देता है आपका नो इम्प्रूवमेंट या नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। यानी कि वो वहाँ ये क्लियर कर देता है कि हो सकता है वो पार्ट सही भी हो और सकता है वो पार्ट गलत हो। तो अगर सही है तो आप नो इम्प्रूवमेंट वाले को टिक करेंगे, और अगर गलत है तो फिर आपको उसमें से करेक्ट रिप्लेसमेंट चेक करनी है कि उसमें से कौन सी करेक्ट रिप्लेसमेंट होगी। अभी आते हैं हम यहाँ पर, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, जो 18/11/2020 में पूछा गया है। 18/11/2020 में पूछा गया है। पॉइंट ये आता है कि ओनली वन ऑफ के बाद हमें दे रखा है दीज बुक्स बिलोंग करेक्ट या फिर इनकरेक्ट। उसी के लिए नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपको दिस बुक बिलोंग होगा, दीज बुक्स बिलोंग्स होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर दीज बुक बिलोंग होगा। अब आपको मैं एक रूल समझा देती हूँ आप सभी बच्चों को। पॉइंट क्या आता है बच्चों कि अगर हम बात करते हैं वन की, अगर हम बात करते हैं वन की, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वन। तो वन के केस में आप एक चीज ध्यान रखेंगे। अगर हम वन की बात करते हैं, वन के केस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि पॉइंट आता है सिंपल इसमें, वन के साथ आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे ऑफ आए। वन के साथ क्या है बच्चों, ऑफ। तो ऑफ के केस में जो नाउन होगा, जो नाउन होगा वो हमेशा काउंटेबल आएगा। जो नाउन होगा वो हमेशा काउंटेबल आएगा। जैसे इसमें नाउन क्या दे रखा है, बुक। बुक कैसा नाउन है, काउंटेबल। वी कैन काउंट हाउ मेनी बुक्स आर देयर। जिन चीजों को आप बच्चे 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो उनको बोलते हैं हमारा काउंटेबल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नाउन काउंटेबल आएगा, बट कैसा काउंटेबल आएगा, प्लूरल। पीसीएन का मतलब होता है सीधा सीधा बच्चों प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब होता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप बच्चे ध्यान रखेंगे पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। और आप बच्चे ध्यान रखेंगे जहां पर भी वन के साथ ऑफ आता है, जहां पर भी वन के साथ ऑफ आता है तो नाउन प्लूरल काउंटेबल आएगा। बट आफ्टर दैट जो वर्ब यूज होगी वो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि वो हमेशा ग्रामर में ऑफ से पहले वाले केस के अकॉर्डिंग यूज होगी। ऑफ से पहले हमें क्या दे रखा है, वन। वन कैसा नंबर है, सिंगुलर। तो डेफिनेटली वो अपने साथ वो भी कैसी लेकर आएगा, सिंगुलर। एसवी का मतलब होता है सिंगुलर वर्ब। वहां पर हम वर्ब जो यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। सो यहाँ पर यही पॉइंट आ रहा है कि यहाँ पर हमने वन के साथ क्या देखा, ऑफ। ऑफ के साथ हम बुक्स तो देख रहे हैं, बट क्या बुक्स के साथ बिलोंग करेक्ट है। बिलोंग जो है बच्चों, बिलोंग टू, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज से जुड़ा होना, और बिलोंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और इंग्लिश ग्रामर में अगर कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो वहां पर ये हमेशा प्लूरल का काम करेगा। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब मिलती है, विदाउट
हेल्पिंग वर्ब मिलती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो ये वहां पर हमेशा काम करेगा प्लूरल का। और अब आपको अगर उसको सिंगुलर बनाना है, अगर आपको उसको सिंगुलर बनाना है तो आप लगाएंगे उसी फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, आप लगाएंगे उसी फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। तो अब आप बिलोंग की जगह क्या बोलेंगे, बिलोंग्स। अब देखो यहां पर बिलोंग्स हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो दो ऑप्शन में दे रखा है, एक तो ऑप्शन सेकंड में और एक ऑप्शन फोर्थ में। सो वी कैन इजीली एलिमिनेट थर्ड एंड फर्स्ट ऑप्शन। हम आसानी से पहले और तीसरे ऑप्शन को कट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि इसमें भी बिलोंग्स है और इसमें भी बिलोंग्स है, लेकिन हम जानते हैं कि वन के साथ बच्चों ऑफ आएगा तो नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा, नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा बट प्लूरल फॉर्म में। और यहाँ पे बुक्स को क्या कर दिया गया है, बुक कर दिया गया है, तो ये हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंड। हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, सेकेंड। सो इसीलिए हम लिखेंगे दीज बुक्स बिलोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, you will participate in the marathon, want you। कभी भी बच्चों आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, कभी भी आप बच्चों को हेल्पिंग वर्ब मिले और you मतलब प्रोनाउन, जब भी आप बच्चों को हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन विथ क्वेश्चन मार्क मिले, विथ क्वेश्चन मार्क मिले, तो आप बच्चे आप समझ जाएंगे सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन टैग से है, ये क्वेश्चन आपके सीधा सीधा क्वेश्चन टैग से है। जब भी आप बच्चों को हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन विथ क्वेश्चन मार्क मिले तो आप बच्चे समझ जाएंगे ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग से है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन टैग से है। उस केस में आपको ध्यान रखना है, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि ये जो दोनों डिसाइड होंगे हेल्पिंग एंड प्रोनाउन, ये दोनों हमेशा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे। अगर स्टेटमेंट में इज दिया है तो आप इज का यूज करेंगे हेल्पिंग में, अगर आर दिया है तो आर का यूज करेंगे, वॉज दिया है तो वॉज का, वर दिया है तो वर का। जो भी आपको स्टेटमेंट में एज अ हेल्पिंग दिया गया होगा वही क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन में एज अ हेल्पिंग और प्रोनाउन में यूज होगा। ही है तो प्रोनाउन ही, इज हेल्पिंग है तो इज, वॉज हेल्पिंग है तो वॉज, दे प्रोनाउन है तो दे। जो भी हेल्पिंग और प्रोनाउन स्टेटमेंट में है वही क्वेश्चन टैग में यूज होगा। हमने यू के अकॉर्डिंग यू करेक्ट देखा। अब पॉइंट एक चीज और आती है क्वेश्चन टैग के अंदर कि ये जो स्टेटमेंट होता है और जो आपका क्वेश्चन टैग होता है ये अपोजिट चलता है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव बनेगा। यानी कि अपोजिट टाइप से यूज होता है, ये कभी भी सेम फॉर्म में यूज नहीं होगा। ना तो कभी भी ये पॉजिटिव रहते और ना ही ये कभी भी नेगेटिव रहते। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस और एक माइनस है तो दूसरा प्लस। तो आपको यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है। तो हमें यहाँ पर वांट दे रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है अगर बच्चों मुझे विल नॉट को लिखना है, नेगेटिव को मुझे लिखना है क्वेश्चन टैग में, तो मैं नंट के साथ लिखूंगी वांट। क्या लिखूंगी, वांट। और अगर वुड नॉट को लिखना है मुझे क्वेश्चन टैग में नेगेटिव को नंट फॉर्म में, तो मैं यूज करूंगी वुडंट। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर हमें वांट का यूज करना है, ठीक है। और वांट ऑलरेडी हमारा करेक्ट है, तो जब हमारा वांट ऑलरेडी करेक्ट है तो वहां पर हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। क्योंकि डिड का यूज और इज का यूज हम कर नहीं सकते। डिड तब आता जब यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती, पार्टिसिपेटेड होता विल की जगह, तो हम डिड का यूज करते। हम इज का यूज इट के साथ तो वैसे भी नहीं होगा। विल यू हम इसलिए नहीं लिख सकते बच्चों, यहाँ पे स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव दिया हुआ है और पॉजिटिव के साथ हम अगेन पॉजिटिव का यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे होता कि यू विल नॉट पार्टिसिपेट, यू विल नॉट
पार्टिसिपेट, तो विल नॉट होता तो फिर हम लिखते विल यू, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल हैव टू पे हैवी फॉर योर क्राइम्स। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 18/11/2020 का। यू विल हैव टू पे। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है कि अगर हम बात करें हैव टू की, तो हमें यहां पे देखा, हमने क्या देखा बच्चों, टू। हमने क्या देखा बच्चों, टू। तो हम जानते हैं कि टू के साथ डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें ना तो इस ऑप्शन में दिख रही है और ना ही इस ऑप्शन में, क्योंकि पे की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है पेड। पे की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है पेड। तो अब हमें क्लियर है कि हम पेड का यूज तो नहीं कर सकते, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म पेड होती है, क्योंकि टू अपने साथ लेकर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब या तो ऑप्शन सेकेंड होगा या फिर ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट होगा। अब देखो यहां पर हैवी जो होता है, जैसे हम बोले वर्क हैवी है, वर्क हैवी है, तो यानी कि वर्क हैवी है तो वहां पर वो एडजेक्टिव है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या हम एडजेक्टिव का यूज करेंगे पे के साथ? हमें हैवी वर्ड क्यों लगा रहे हैं? हमें पे को बताने की, जो पे है यानी कि जो आप देने का काम कर रहे हो वो थोड़ा भारी है। और जब हम नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की बात करते हो तो एडजेक्टिव, और अगर हमें वर्ब और एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा उसमें ly। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सेकेंड होगा, टू पे हैविली। हम नो इम्प्रूवमेंट का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, यहाँ पे सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है 18/11/2020 का। I cannot recollect where did I leave my umbrella. I cannot recollect where did I leave my umbrella. अब देखो यहाँ पर आप बच्चों ने क्या पढ़ा, where। अभी तक आप बच्चे पढ़कर आए होंगे where को हमेशा एज अ क्वेश्चन वर्ड। आप बच्चों ने where को हमेशा एज अ क्वेश्चन वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। WH फैमिली वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड की फॉर्म में पढ़ा होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है वेयर जो है वो आपके कनेक्टर का भी काम करेगा। अब ये कब कनेक्टर का काम करता है और कब ये क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, तो आप बच्चे इस पॉइंट को समझ लेना। अगर आपको कभी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मिले और एक ही वर्ब मिले तो आप बच्चे समझ जाएंगे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है तो वो डेफिनेटली वो काम कर रहा है आपके क्वेश्चन वर्ड का। और अगर आपको कभी भी 1+1 सब्जेक्ट मिले, यानी कि 2 सब्जेक्ट प्लस 2 ही वर्ब मिले, तो उस केस में आप बच्चे समझ जाएंगे, उस केस में यह हमेशा काम करेगा आपके कनेक्टर का। उसमें यह हमेशा काम करेगा आपके कनेक्टर का। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसके यूज में भी डिफरेंस आता है। अगर ये एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहे हैं, अगर ये WH फैमिली वर्ड्स एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहे हैं, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट, और फिर हम यूज करेंगे मेन वर्ब, एंड देन रिमेनिंग हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर बच्चों ये एज अ कनेक्टर यूज हो रहे हैं, अगर ये एज अ कनेक्टर यूज हो रहे हैं, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है हम सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है इन दोनों को यूज करने के
बेसिस पे। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, कनेक्टर है तो आपको सब्जेक्ट। कैसे पहचानना है कनेक्टर ऑफ क्वेश्चन वर्ड को, तो वो आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ वर्ब्स डिसाइड करेंगे। अब इसको आप यहाँ देख सकते हो, हमने आई के साथ कैन नॉट कलेक्ट वर्ब देखा, हमने आई के साथ लीव सब्जेक्ट वर्ब देखा, हमें सब्जेक्ट कितने मिले बच्चों 2, हमें वर्ब कितनी मिली 2। तो डेफिनेटली यहाँ पर वेयर तो किसका काम करने वाला है, कनेक्टर का। और अगर कनेक्टर का काम कर रहा है तो हमें इसको बनाना पड़ेगा सिंपल सेंटेंस, यानी कि पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट और फिर लिखना पड़ेगा वर्ब। और डिड की अगर हम बात करें तो डिड के केस में एक पॉइंट आता है। अब डिड 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अगर हम डिड की बात करें, डिड आपके पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, डिड आपके पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट के केवल और केवल 2 सेंटेंसेस में यूज होगा, या तो नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट के साथ आता है, या फिर क्वेश्चन फॉर्म में यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, उस केस में हम कभी भी डिड का यूज नहीं करते। तो हम यहाँ पर डिड नो इम्प्रूवमेंट को हटा देंगे। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिड की, तो हैव का यूज तो नहीं करेंगे। दूसरा, हैव के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज होती, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बचता क्या हमारा सेकेंड, दैट इज आई लेफ्ट। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के, आप ध्यान रखेंगे इसमें पॉइंट को समझ लेना कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब भी आप पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में आप यूज करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ आया आप सभी बच्चों को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगेन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 18/11/2020। ऑल्दो दे आर ट्विंस, यद्यपि वो क्या है, ट्विंस हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट दैन ईच अदर। जब कोई 2 पर्सन एक दूसरे से अलग होते हैं तो वहां पर डिफरेंट के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन आती है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि जब भी आप 2 अलग लोगों की बात करेंगे, जब 2 लोग अलग होते हैं एक दूसरे से, जब 2 लोग आपके अलग होते हैं एक दूसरे से, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है, उस केस में आप यूज करेंगे हमेशा डिफरेंट के साथ फ्रॉम। उस केस में आप यूज करेंगे डिफरेंट के साथ फ्रॉम। नेक्स्ट आते हैं, शी केम होम टू मीट एंड आई एंड माई फैमिली। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, चेक करना है आई एंड माइन को। अब देखो यहां पर टू मीट लिखा हुआ है। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे, यहां पर लिख रखा है टू मीट, तो उस केस में आप ध्यान रखेंगे आफ्टर वर्ब। ग्रामर में मिलना मतलब होता है एक काम, और आपको ध्यान रखना है आफ्टर वर्ब हम यूज करते हैं, वी यूज ओनली ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। जहां पर भी आपको वर्ब मिलेगा उस केस में आप ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करेंगे, उस केस में आप यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कौन सा केस सब्जेक्टिव है और कौन सा केस ऑब्जेक्टिव है, तो मैं उन स्टूडेंट को ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक होता है आपका सब्जेक्टिव जो आपके परफॉर्मर यानी कि सब्जेक्ट का काम करता है, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव जो आपके ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे बच्चों ही का हिम,
शी का हर, दे का them, I का me, you का you, we का us, one का one, it का it। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में दिया होगा आप उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम आप जब समझाते हो तो आप साइड हो जाए करिए ताकि हम लिख सके, तो मैं इसीलिए आपको हर पॉइंट के बाद लिखने के बाद मैं साइड ज़रूर हो रही हूँ ताकि आप बच्चे सारी चीज़ों को नोट कर सकें। तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपको सब्जेक्टिव दिया है आप उसी का ही ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, हमें यहाँ पे मीट दे रखा है, मीट का मतलब है सीधा सीधा मिलना। मिलना एक आपका एक्शन है और एक्शन का मतलब वर्ब है, और उसके बाद आपको यूज करना है ऑब्जेक्टिव। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है आई के साथ क्या आएगा, मी। अब मी दो ऑप्शन में आ रहा है, एक तो सेकेंड ऑप्शन में और एक फोर्थ ऑप्शन में, तो हम यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड को तो हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आ रहा है कि माई या फिर माइन, तो यहाँ पर ऑलरेडी फैमिली लिखा हुआ है बच्चों। माइन का यूज, माइन एक आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, और पॉसेसिव प्रोनाउन वहां यूज होता है जहां आपको एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलेगा। यानी कि अगर फैमिली वर्ड दो बार लिखा होता तो फिर हम माइन का यूज करते, माई फैमिली की जगह माइन, बट हमें फैमिली वर्ड एक ही बार दिया गया है, नाउन को रिपीट नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइन का यूज नहीं कर सकते, और इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो सेकेंड हो जाएगा। दैट इज माई इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट को? सो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं, आई थिंक शी वुड बी मच मोर हैप्पियर इन हर होम टाउन। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 18/11/2020 का, 18/11/2020 का क्वेश्चन है। आप बच्चों को ध्यान देना है कि यहाँ पे मच मोर हैप्पियर करेक्ट है या नहीं। देखो बच्चों कि मोर, और जैसे आप बोलते हो कि ब्रेव आपकी पॉजिटिव डिग्री है, और इसी में आप आर लगा दो ब्रेवर, तो ये आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे ही होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपकी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अब हम ऑनेस्ट में ई आर और आर नहीं लगा सकते, तो हमें वहां पर ऐड करना होता है मोर, मोर ऑनेस्ट, मोर ऑनेस्ट। अब ये आपकी क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो जब हम ई आर आर लगा सकते थे तो हमने सिर्फ ई आर और आर लगाना है, लेकिन जब हम ई आर और आर का यूज नहीं कर सकते तो हम लगाते हैं मोर। अब देखो यहाँ पे हैप्पियर ऑलरेडी है और मोर लग गया तो फिर वो बन गया डबल कंपैरेटिव, और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार डबल कंपैरेटिव पे आ जाता है। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कभी भी इंग्लिश ग्रामर में डबल कंपैरेटिव का यूज नहीं किया जाता, तो वहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम यूज करते हैं एक ही कंपैरेटिव, हम दो दो कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज नहीं करेंगे। हम मोर हैप्पियर, और बात हो रही है कि यहाँ पर कि वो खुश है, इट मीन्स हम कंपैरिजन दो की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम मोस्ट का यूज तो कर ही नहीं सकते, मोस्ट हैप्पीएस्ट तो आएगा नहीं, दूसरा वही है मोस्ट भी आ रहा है हैप्पीएस्ट भी आ रहा है, तो दूसरा ये है कि हम नो इम्प्रूवमेंट नहीं लगा सकते क्योंकि मोर हैप्पियर डबल कंपैरेटिव आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज मच हैप्पियर, तो यही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन क्लासेस के लिए पूछते हैं, मैसेज आते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं आपको बता दूं हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं एसएससी बुलेट की, वो इस एड्रेस पे मुखर्जी नगर में चलती हैं आपकी रेगुलर क्लासेस। सुबह 9:30 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है ऑफलाइन की, इंग्लिश स्पेशल एंड मैथ स्पेशल। इंग्लिश आपको मैं ही पढ़ाऊंगी ऑफलाइन में, और मैथ स्पेशल की क्लासेस लेते हैं आपके अनुज वशिष्ठ सर,
ठीक है। और रेगुलर क्लासेस रहती हैं, अगर आप बच्चे चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस लेना तो आप मुखर्जी नगर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम आप इस नंबर पे कॉल कर लें अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी इंक्वायरी लेनी है। बाकी ऑनलाइन का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल और मैसेजेस आ चुके हैं फॉर ऑनलाइन बैच, तो ऑनलाइन बैच बहुत जल्दी आने वाला है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और सेशन अच्छा लगता है तो उसको लाइक एंड शेयर कर दिया करो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट सेशन देख सके। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।